गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे मतलब पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। पार्ट 3 में आज मेनली क्या पढ़ेंगे, मास बैलेंस के बाद हम लोग एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं। तो शुरू से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो शुरू में हमने पढ़ा था सिस्टम बाउंड्री क्या होती है। सिस्टम बाउंड्री में हम लोग बेसिस डिफाइन करते हैं। बेसिस डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्या क्या इनपुट पैरामीटर्स होते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये मेरा ओवरऑल मास बैलेंस का कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि हमने फिर केस स्टडी ली थी कि सारे पैरामीटर्स देखे थे। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब क्या है कि आज जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है वो हम लोग करेंगे। तो एनर्जी बैलेंस में सबसे पहले तो हमारा जो इनपुट थे क्लीन फीड, इनपुट कूलिंग एयर, फ्यूल, प्राइमरी एयर, कोल्ड कन्वेइंग एयर, ये जो हमने केजी पर केजी क्लिंकर जो हमने मास बैलेंस से निकाला उन पे हम लोग फर्दर यूटिलाइजेशन करेंगे एनर्जी बैलेंस में। तो इस सिस्टम बाउंड्री से हमको क्या क्या समझ में आ रहा है। सिस्टम बाउंड्री से हमको ये समझ में आ रहा है कि क्लीन फीड जा रहा है। तो क्लीन फीड से हमको क्या जा रहा है, क्लीन फीड हमको सेंसिबल हीट दे रहा है। तो सेंसिबल हीट कैसे दे रहा है, एमसीपी डेल्टा टी। तो एम क्या है कि जो हमने कैलकुलेट किया था मास बैलेंस से, सीपी है स्पेसिफिक हीट जो कि हम लोग एबीसी की वैल्यूज पे जो डिपेंड करता है उस पे, और टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, जो क्लीन फीड टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर हम लोग जो यूज करेंगे जो हम लोग यूज करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप रेफरेंस टेम्परेचर कुछ भी यूज कर सकते हैं, 20, 25, 30 वो आपके ऊपर है। लेकिन मैंने कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफाइन कर दिया है। अब क्या है, दूसरी मेरे को सेंसिबल हीट कहां से मिलेगी, कूलिंग एयर से। तो कूलिंग एयर जो हम लोगों ने डाला था 1.75 1.8 केजी एनएमक्यू पर केजी क्लिंकर है, 2 पॉइंट समथिंग जो भी केजी पर केजी क्लिंकर था, उससे मुझे मिलेगा कूलिंग का सेंसिबल हीट। तीसरा मुझे सेंसिबल हीट मिलेगा वो किससे मिलेगा, मेरे को फ्यूल से मिलेगा। तो फ्यूल से मेरे को सेंसिबल हीट कैसे मिलेगा, केजी कोल पर केजी क्लिंकर। फ्यूल से मुझे दो चीज मिलेगी, एक तो सेंसिबल हीट मिलेगा और जब फ्यूल जलेगा, मेरा कोयला जब जलेगा तो मेरा हीट लिबरेट करेगा। जब हीट लिबरेट करेगा तो ऑटोमेटिकली तो हमको ओवरऑल हीट बैलेंस से हीट फ्रॉम फ्यूल ही निकालना है कि कितना हीट वो लिबरेट कर रहा है। चौथा हमको है कि प्राइमरी एयर कोल्ड कन्वेइंग एयर जो सिस्टम में जा रही है वो भी मेरे को सेंसिबल हीट देंगे। तो पूरे सिस्टम बाउंड्री में ये सारे इनपुट हो गए जो मेरे को सेंसिबल हीट दे रहे हैं और हीट फ्रॉम फ्यूल। इसके करस्पॉन्डिंग मेरे क्या क्या आउटपुट में आ रहा है, प्रीहीटर गैस लॉसेस आ रहा है। तो ये जितने भी लॉसेस हैं, प्रीहीटर लॉसेस, कूलर वेंट लॉसेस, रिटर्न डस्ट लॉसेस और हीट लॉसेस थ्रू क्लिंकर और रेडिएशन लॉसेस। तो जब मैं हीट बैलेंस करता हूं तो हीट इनपुट इक्वल्स टू हीट आउटपुट। तो हीट आउटपुट माइनस हीट इनपुट कर दूंगा तो हीट फ्रॉम फ्यूल निकल जाएगी। तो जितना ये लॉसेस कम होंगे ऑटोमेटिकली मेरा हीट बैलेंस मैं उतना ही मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। तो अगर आपको ये फंडे क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली अपने प्लांट का हीट बैलेंस कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारे लॉसेस पढ़ेंगे और एंड में उसका कंक्लूजन पढ़ेंगे कि उसका कंक्लूजन होता क्या है हीट बैलेंस का। तो सबसे पहले इनपुट सेंसिबल हीट। तो इनपुट सेंसिबल हीट में सेंसिबल हीट हमने लिया कूलिंग एयर से। तो कूलिंग एयर हमारी कितनी थी, 2.36 केजी पर केजी क्लिंकर। उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया और टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, एम्बिएंट माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। जो मेरा एम्बिएंट मान लो 32 है तो वो है। इसी तरीके से मैंने सेंसिबल हीट फ्रॉम क्लीन फीड लिया, सेंसिबल हीट फ्रॉम प्राइमरी लिया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी सेंसिबल हीट हम लोग इनपुट में डालते हैं वो हमारा हीट कंजप्शन में कम करने में सहायक होती है, हेल्प करती है। मान के चलो अगर मेरा क्लीन फीड टेम्परेचर 75 से 85 हो जाता है, अगर मैं रॉ मिल हाई टेम्परेचर पे चलाता हूं तो मेरा हीट कंजप्शन कम हो जाएगा। क्यों मेरा हीट कंजप्शन कम होगा, क्योंकि मेरा जो सेंसिबल हीट फ्रॉम क्लीन फीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब मेरा सेंसिबल हीट फ्रॉम क्लीन फीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो प्री आउटलेट माइनस इनलेट जो मैं करता है नेट जो मेरे को बेनिफिट मिलेगा वो आपको स्पेसिफिक हीट कंजप्शन में मिलेगा। तीसरा पॉइंट आता है सेंसिबल हीट फ्रॉम प्राइमरी एयर। तो प्राइमरी एयर में क्या होता है, केजी पर केजी क्लिंकर स्पेसिफिक हीट और प्राइमरी एयर टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। तो ये तीनों मेरे सेंसिबल हीट फ्रॉम प्राइमरी एयर हो गया, क्लीन फीड हो गया, कूलिंग हो गया। आगे देखते हैं हमको कहां से सेंसिबल हीट मिलती हैं। अब आती है सेंसिबल हीट फ्रॉम कन्वेइंग एयर। तो सेंसिबल हीट फ्रॉम कन्वेइंग एयर का मतलब जो कोल के जो अपने पीडी फ्लोर होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोर्स होते हैं, उससे जो हमने निकाला था कैल्साइनर फ्लोर्स और किलिंग फ्लोर की हमने जो कैलकुलेशंस करी थी, स्पेसिफिक हीट डाला था, तो उससे हमको कितना मिला 0.40 किलो कैल पर केजी क्लिंकर। अब आया सेंसिबल हीट फ्रॉम फ्यूल। तो फ्यूल से हमने सेंसिबल हीट जो है वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा फ्यूल कंजप्शन था केजी कोल पर केजी क्लिंकर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया फ्यूल टेम्परेचर से, उसको माइनस कर दिया तो वो आ गया
सेंसिबल हीट फ्रॉम फ्यूल। इसी तरीके से सेंसिबल हीट फ्रॉम कूलर वाटर स्प्रे निकालेंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। अब क्या है कि सेंसिबल हीट फ्रॉम क्लीन फीड मॉइस्चर, तो सेंसिबल हीट फ्रॉम क्लीन फीड मॉइस्चर अगर आपको चाहिए तो वही मॉइस्चर केजी पर केजी क्लीन का कितना है अपना, ये अपना आ गया। तो ये आपका यहाँ पे केजी और मॉइस्चर पर केजी एयर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे केजी और मॉइस्चर पर केजी क्लिंकर होगा, वो गलत लिख दिया, केजी एयर नहीं है। तो इसके रेस्पेक्ट में मेरा जो एनर्जी आएगा 0.49349 किलोकैल पर केजी क्लिंकर आया। इसी तरीके से सेंसिबल हीट फ्रॉम फ्यूल मॉइस्चर आएगा मेरा। तो ये जितनी भी है मेरी सब सेंसिबल हीट्स है। अब क्या है कि टोटल इनपुट हीट, जो टोटल इनपुट हीट जो सिस्टम में थी वो कितनी आ गई, 1 + 2 + 3 सारी इक्वेशंस को जोड़ दूंगा, हीट फ्रॉम फ्यूल हो गया, Q इनपुट मेरा आ गया। तो हीट फ्रॉम फ्यूल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय हीट इनपुट इक्वल टू हीट आउटपुट। तो हीट फ्रॉम फ्यूल कितना हो गया, हीट आउटपुट माइनस 47.11, ये मेरा ओवरऑल हीट फ्रॉम फ्यूल आ गया। अब क्या है कि मैं जितना इनपुट में सेंसिबल हीट बढ़ाऊंगा उतना मेरा हीट फ्रॉम फ्यूल कम होगा। तो अगर मैं क्लीन फीड वाला जो एग्जांपल दे रहा, अगर आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली मेरा हीट फ्रॉम फ्यूल ऑटोमेटिकली कम हो गया। मतलब इसका ये नहीं है कि आपको कूलिंग एयर बहुत ज्यादा बढ़ानी है। अगर आप इनपुट कूलिंग एयर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, वो एयर जितनी उसको लेनी होगी, भाई जितना आपको कोयले को जितनी हवा चाहिए रिक्यूरेशन में, वो उतनी ही एयर लेगा। एक्सेस एयर कहाँ जाएगी, आपकी वेंट में चली जाएगी, तो वेंट लॉसेस आपके बढ़ा देगा फालतू में। तो ऐसा नहीं कि मैंने की सर ने बताया कि आप इनपुट सेंसिबल हीट बढ़ा, इनपुट सेंसिबल हीट का लॉजिक मैंने इसलिए दिया कि आप एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन वो क्लीन फीड में आपको, अगर आप क्लीन फीड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट देता है। तो रेफरेंस टेम्परेचर मैंने जितने भी कैलकुलेशंस के लिए लिया वो 0 लिया है इन ऑल कैलकुलेशंस। आउटपुट हीट, तो सेंसिबल हीट फ्रॉम प्रीहीटर गैसेस, तो सेंसिबल हीट जो हम लोग प्रीहीटर गैसेस से निकालते हैं वो क्या होती है, केजी पर क्लिंकर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर। तो अब इसमें सिंपल सा है कि केजी ऑफ फ्लू गैसेस पर केजी ऑफ क्लिंकर मेरा कितना आ रहा है, 1.921 है। तो इसका मतलब मेरा जितना सिस्टम में फॉल्स एयर बढ़ता जाएगा तो मेरा ये वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, केजी ऑफ पर केजी क्लिंकर, तो ऑटोमेटिकली मेरा हीट लॉस भी बढ़ता जाएगा। तो हमको हमेशा जब हम लोग हीट लॉसेस निकालते हैं प्रीहीटर का, तो हमको दो चीजें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। एक तो मेरा जो गैसेस का जो प्रीहीटर वॉल्यूम है, आउटलेट वॉल्यूम है 1.5 nm पर केजी क्लिंकर, जो कल मैंने डिस्कस किया था कि 1.3 से 1.5 होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका हीट कंजप्शन, जो आपका हीट लॉस है वो बढ़ता जाएगा। दूसरा मैंने पॉइंट बोला था कि जो प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर मेरा जितना कम रहेगा उतना मेरा हीट लॉस उतना ही कम होगा। सेंसिबल हीट फ्रॉम रिटर्न डस्ट लॉसेस, तो सेंसिबल हीट और रिटर्न डस्ट लॉसेस क्या होता है, डस्ट लॉसेस इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू क्लीन फीड टेम्परेचर। तो ये कितना हो गया मेरा 4.67 किलोकैल पर केजी क्लिंकर। अगर मेरे रिटर्न डस्ट लॉसेस बढ़ेंगे तो मेरा हीट लॉस भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, अगर इसलिए तो हम लोग आजकल क्या करते हैं, जितने भी टॉप साइक्लोन होते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो टॉप साइक्लोन की एफिशिएंसी बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा जो रिटर्न डस्ट है कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमको बेनिफिट किससे मिलता है, हीट लॉस में मिलता है। सेंसिबल हीट फ्रॉम कूलर वेंट लॉसेस, तो कूलर वेंट लॉसेस भी मैंने बोला था कि जो हमारी जो एनएम पर केजी क्लिंकर है कूलर वेंट के, वो हमारी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके कूलर वेंट लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। अब क्या है आउटपुट हीट, तो हीट लॉसेस फ्रॉम वाटर इवेपोरेशन, तो हीट लॉसेस फ्रॉम वाटर इवेपोरेशन को कैसे निकालते हैं। इसमें क्या है कि कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग जो हीट लॉसेस फ्रॉम वाटर इवेपोरेशन निकालते कैसे हैं। तो उसमें हमें दो सेंसिबल हीट लगती है और एक लेटेंट हीट लगती है। तो जब आपका वाटर मान के चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्प्रे कर रहा है, मतलब वाटर टेम्परेचर 24 से 25 26 जो भी है, तो पहले उसको हम लोग सेंसिबल हीट देंगे। सेंसिबल हीट देने के लिए हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे। उसके बाद हम उसको लेटेंट हीट देंगे, मतलब पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी स्टेट लिक्विड ही थी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको लेटेंट हीट देंगे। उस लेटेंट हीट को मैं जब वापस से फर्दर से सुपर हीट में करूंगा तो मुझे वापस से 100 डिग्री टू 293 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेंसिबल हीट देनी पड़ेगी। तो ये मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन हो। इसका मतलब मेरा जो हीट लॉसेस फ्रॉम इवेपोरेशन कितना है, 27.66 किलोकैल पर केजी क्लिंकर। तो वाटर स्प्रे बढ़ाने से भी आपका हीट लॉसेस वाटर इवेपोरेशन से आपका बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि वाटर स्प्रे आपको नहीं चलाना पड़े, क्योंकि आपको वेंट टेम्परेचर कम रहेगा तो आपका स्प्रे कम, ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलेगा हीट लॉस ऑफ इवेपोरेशन में। दूसरा होता है कई बार वाटर स्प्रे अगर आपका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका कोटिंग फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब आता है हीट लॉसेस फ्रॉम क्लिंकर। तो हीट लॉसेस फ्रॉम क्लिंकर कैसे निकालते हैं, क्लिंकर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू क्लिंकर टेम्परेचर। तो ये सिंपल से तरीके हैं हीट लॉसेस ड्यू टू ईएसपी क्लिंकर डस्ट। अब इसमें क्या है कि 1 की जगह 0.95 आएगा, मैंने गलत लिख दिया है,
और यहाँ 0.05 0.95 प्लस 0.05 टोटल क्लिंकर होता है। जैसे 0.9 हमने 10 प्लस 5% लिया तो 0.95 और हीट ऑफ फॉर्मेशन मेरा इतना आ रहा है। तो इन सबको मैं जब ऐड कर दूंगा, जब मैं सब इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, तो अब इसमें एक और जो चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं है रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉसेस। तो एनर्जी लॉसेस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जनरली क्या होता है कि ये हम लोग जो रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉसेस के जो रेडिएशन लॉसेस होते हैं और कन्वेक्शन लॉसेस होते हैं, इसकी एक्सेल शीट बना देते हैं। रेडिएशन लॉसेस के लिए हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, जो टीएस है सरफेस टेम्परेचर और जो टीए है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो ये सब आपके फॉर्मूला बेसिस पे ज्यादा आपको फॉर्मूला, लेकिन इसको हम लोग लेंगे कैसे वो मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता हूं। अब एनर्जी लॉसेस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, अभी हमने जो पढ़ा था रेडिएशन से होता है, अब कन्वेक्शन से क्या होगा, क्यू कन्वेक्शन अगर आपको निकालना है तो वापस से सरफेस टेम्परेचर ले लेंगे, ये वीडीजेड इक्वेशन है वो आप लगा देंगे उसके बेसिस पे। अब क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको करना कैसे, अगर इसकी हम लोग रेडिएशन लॉसेस की शीट बनानी है वो कैसे करनी है। तो आप क्या करोगे कि डिस्टेंस ले लोगे, मतलब जैसे अगर किलिंग के अक्रॉस में रेडिएशन लेना तो 1 मीटर पे आप एवरेज टेम्परेचर लोगे, ठीक है ना, और 1 मीटर पे उसका अपना जो एरिया होता है किलिंग का सरफेस एरिया होता है वो कैलकुलेट करोगे पाई डी एल से। सरफेस एरिया हो गया तो आपका सर एरिया आ गया और एवरेज टेम्परेचर आ गया। उसके बाद जो रेडिएशन लॉस का फॉर्मूला और कन्वेक्शन लॉस का फॉर्मूला वो यहाँ लिख दोगे और टोटल ऐड करते जाओगे। तो ये आपका जनरली एक्सेल शीट में बनाते हैं, इसकी एक्सेल शीट अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट में अपना मेल आईडी कर दीजिए, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब क्या है कि प्रीहीटर रेडिएशन लॉसेस शीट, अब प्रीहीटर रेडिएशन लॉसेस शीट में आपको कैसे बनाना है। तो प्रीहीटर के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो भी प्रीहीटर होता है उसमें कई पार्ट्स होते हैं, एक आपका सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, एक ये स्लैंट हाइट रहती है, एक कोनिकल पार्ट होता है। तो आपको इन सबके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिफ्रैक्टरी ड्राइंग है वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्टरी ड्राइंग देख लीजिए, वो है जीए ड्राइंग से आपको सारे डाटा मिलेंगे। तो आपको सिमिलरली सारे जो है ये शीट बनानी पड़ेगी, उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब कूलर रेडिएशन लॉसेस शीट, तो कूलर रेडिएशन लॉसेस शीट में भी किलन रोड में कितना एरिया है, रूफ एरिया है, ये सब आपको एक बार की एक्टिविटी है, हर प्लांट के लिए वेरी करेगी एरिया। अब क्या है कि जितना भी हमने अभी पढ़ा है, इनपुट हीट मेरी हो गई 47.11 प्लस क्यू, क्यू क्या है, हीट फ्रॉम फ्यूल। इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा, हीट आउटपुट के इक्वल रखूंगा। तो हीट आउटपुट के इक्वल रखने के जब मैं प्रीहीटर लॉसेस देख रहा हूं, कूलर वेंट लॉसेस देख रहा हूं, रिटर्न लॉस लॉसेस देख रहा हूं, तो एक्चुअली क्या है कि कुछ लॉसेस में तो हमारा कंट्रोल है, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके रॉ मिल्स की डिजाइन के ऊपर रहती है, और रॉ मिल्स जनरली क्या रहता है आपकी माइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइंस हम लोग पे ज्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपका जो बर्निंग है उसको इजी करने के लिए जो हम लोग पायरो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे तो कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे कि एल्यूमिना मॉडुलस और जो सिलिका मॉडुलस है, कैसे आपकी बर्निंग इजी होती है, वो अलग है, उससे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग उसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब आउटपुट हीट देखते हैं तो हमारा मेन कंसंट्रेशन रहता है कि हम कैसे कूलर वेंट लॉसेस, प्रीहीटर लॉसेस और रिटर्न डस्ट लॉसेस इनको मिनिमाइज करें, और कुछ हद तक रेडिएशन लॉसेस। तो जनरली हमारे जो अच्छे प्लान है रेडिएशन लॉसेस 5 से 6% होते हैं, या तुम आप रेंज ले लो 6 to 8%। अगर 8% से भी ज्यादा रेडिएशन लॉसेस आ रहे हैं आपके, तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना। आजकल बहुत सारे मतलब पेंट्स आ गए हैं, उन पेंट से भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया टोटल आउटपुट। अब क्या है कि ओवरऑल हीट बैलेंस कंक्लूजन, तो जो भी हम लोग करते हैं, हीट फ्रॉम फ्यूल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग ओवरऑल हीट बैलेंस। तो हीट इनपुट इक्वल टू हीट आउटपुट होता है। तो हीट फ्रॉम फ्यूल कितना हो गया मेरा 737, मेरा जो हीट आउटपुट आ रहा था 47 माइनस 11 आ गया 690 मेरा हीट फ्रॉम फ्यूल आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सेंसिबल हीट और बढ़ाता तो मेरा हीट कंजप्शन और बढ़ाता, जो कि मैंने डिस्कस किया था। तो ये तो पूरा एक कंक्लूजन हो गया हीट बैलेंस की एक्टिविटी का। अब इसमें की लर्निंग क्या है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है मेरे, वो क्या है कि जो 6 स्टेज प्रीहीटर होता है, किसी 6 स्टेज प्रीहीटर में जो अभी इंडिया में आपको नंबर्स मिले हैं उसमें 675 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर बेस्ट नंबर है। तो आपको पहले ही कंपेयर करना है कि मेरा प्लांट कहां स्टैंड कर रहा है, 675 के इर्द गिर्द है कि नहीं है, नहीं है तो क्या क्या रीजन है, कहां का लॉसेस ज्यादा है, क्या क्या रीजन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा जो 5 स्टेज के लिए जो नंबर आता है वो 690 आता है। तीसरा कूलर लॉसेस, तो अगर कूलर लॉसेस को मैं डिफाइन करूंगा तो कूलर के जो रेडिएशन लॉसेस हो गए, कूलर वेंट लॉसेस हो गए, जो क्लिंकर का जो टेम्परेचर मिल रहा है वो मेरी रेंज आनी चाहिए 110 से 120 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर।
चौथा जो आता है वो आता है कूलर एफिशिएंसी। तो कूलर एफिशिएंसी जो होती है जनरली WHRS के साथ मेरी कम होती है, क्योंकि 4-5% मेरी कूलर एफिशिएंसी डेटोरेट हो जाती है ड्यू टू WHRS, और विदाउट जो WHRS होती है 70% होती है। प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर जो रहता है मेरा, आजकल जो अच्छे प्लांट्स आ रहे हैं उसमें 240-250 आराम से मिलता है। अगर आपको 280, 290, 300 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, ये 240-250 किसके लिए, 6 स्टेज के लिए ही डिफाइन कर रहा हूं, तो उस केस में आपका प्रीहीटर अच्छा है। रेडिएशन लॉस 5 to 8% एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लॉसेस है। टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी 97.5% तक अभी तक हम लोग अचीव कर पाए हैं। अगर टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी आपकी 91%, 92% है तो ऑटोमेटिकली आपके हीट लॉस बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम एएफआर जो यूटिलाइजेशन जो इंडिया में अभी तक हमको मिला है, जो नंबर्स मिले हैं वो 30% बाय फेट है, लेकिन मैं एवरेज अभी भी 10-12% है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो हम लोग इंडिया में जो एएफआर यूज कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग हाई परसेंटेज पे जाते हैं तो हाई परसेंटेज के लिए हमको कई दिक्कतें हैं, लेकिन हाई परसेंटेज के लिए आपको हॉटेस्ट रिएक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्लोरीन कंटेंट ज्यादा रहता है, तो क्लोरीन कंटेंट के लिए आपको अल्कली बाईपास लगाना पड़ेगा, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा, तो इसलिए कोई खर्च नहीं रहा है। तो 10-15% तक जितना हमारा कैल्साइनर होल्ड कर पाता है, जितना हमारा आजकल के जो कैल्साइनर जो डिजाइन हो रहे हैं वो हाई रिटेंशन, जैसे मैंने एक पॉइंट डाला कि रिटेंशन टाइम इन न्यू कैल्साइनर अबव 5 सेकंड, जनरली 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के लिए डिजाइन हो रहे हैं, ताकि आपका जो मैक्सिमम बर्निंग हो पाए, ठीक है ना। अब आता है प्रेशर ड्रॉप। तो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस 60 जो पहले 500 से अबव चल रहा था वो 350 से 450 आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि आजकल जो राइजर डक्ट में जो वेलोसिटी वो 9 to 11 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि पहले जो हम लोग राइजर डक्ट डिजाइन करते थे 15-17 मीटर पर सेकंड। आजकल के जो साइक्लोन जो है वो बड़े बड़े कुछ प्लांट्स में जो स्पेसिफिक पावर मैंने देखी पीटर की 5 यूनिट्स पर टन ऑफ क्लिंकर भी मिली है विद WHRS। एक और पॉइंट लिखा है कि बाय इंक्रीजिंग इनपुट सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट बढ़ाने से भी हमारा एनर्जी लॉसेस रिड्यूस होते हैं। जो हमारा AQC बॉयलर होता है, उसमें जो हमारा WHRS से पावर कंट्रीब्यूट होता है वो लगभग 60 to 70% होता है। सिमिलरली जो स्पेसिफिक पावर है प्रीहीटर फैन का, स्पेसिफिक पावर जो प्रीहीटर फैन का होता है WHRS वो कितना आना चाहिए आपका यूनिट, 4 to 7। तो कई जगह तो मेरे को 6 नंबर जो मेरे पास हैं, जो मैंने ऑडिट्स किए थे पुराने CI में, तो 6.5 से ऊपर ही मिले एवरेज, लेकिन कई की प्लांट में आज भी 5.1, 5.2 भी अचीव किया है, जहां पर आपका डाउन कवर डक्ट का प्रेशर ड्रॉप बहुत कम है। रिटेंशन टाइम आजकल आपका 8 से 10 सेकंड होना चाहिए। न्यू कैल्साइनर में 5 सेकंड के ऊपर ही डिजाइन करते हैं, और आजकल जितनी भी नई किल्न आ रही है वो ILC आती है, SLC नहीं आती है, क्योंकि ILC में क्या रहता है आपका नॉक्स फॉर्मेशन कम रहता है। तो जब हम लोग एक बार पायरो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे अभी भी फ्यूचर में, तो उसमें हम लोग बताएंगे नॉक्स के क्या नॉर्म्स है और क्यों कैसे नॉक्स को रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद कोल्ड फेज डेंसिटी, तो कोल्ड फेज डेंसिटी हमारे कितनी होनी चाहिए, 3 to 4 kg कोल पर kg एयर होना चाहिए। पहले ये 1.5 1.2 या 1.3 पे चलता है, क्योंकि सिस्टम में आप जितना ज्यादा एयर लोगे उतना आपको फॉल्स एयर की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो अपने को दिमाग में रहने चाहिए। अब क्या है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं बाद में। उससे पहले किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कमेंट में, आपको भी ऐसे कोई डाउट हो तो आपने कमेंट में डालिए, मुझे कभी टाइम मिलेगा फ्यूचर में तो उसको मैं मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा ताकि हर कोई सीख पाए। अब क्लीन इनलेट सील, तो क्लीन इनलेट सील पे एक ने सवाल पूछा है कि सर अगर मेरा को फॉल्स एयर कैलकुलेट करना हो अक्रॉस क्लीन इनलेट सील में तो कैसे करेंगे। एक सवाल तो उसने ये पूछा था, दूसरा उसने ये पूछा कि सर मेरा अगर फॉल्स एयर मैंने कैलकुलेट कर दिया तो उससे कितनी सेविंग आएगी। तो उसके दो सवाल होते हैं, एक तो आप फॉल्स एयर कैसे कैलकुलेट करोगे क्लीन इनलेट सील में, और दूसरा ये है कि आप उसमें से हीट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जब भी आपको कोई पायरो सेक्शन के अक्रॉस हीट लॉस कैलकुलेट करना हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपका, क्योंकि जब आप सिस्टम में कोई भी इनपुट एयर देते हो, सिंपल सा तरीका है, आप जो भी सिस्टम में इनपुट एयर दे रहे हो वो सब की सब कहां जाती है, प्रीहीटर फैन पे जाती है। तो प्रीहीटर फैन पे जाती है आपकी, तो प्रीहीटर फैन में आपकी पावर जा रही है, तो प्रीहीटर फैन में आपकी पावर जा रही है, तो प्रीहीटर फैन को आपको ये है, तो प्रीहीटर फैन में की पावर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब आप इनपुट में एयर बढ़ाओगे प्रीहीटर फैन का जो भी आपका वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो भी हमारा क्लीन इनलेट सील, अब क्या है कि क्लीन इनलेट सील में जो क्लीन इनलेट सील होता है इसका हम लोग फ्लो लेते कैसे हैं। तो क्लीन इनलेट सील के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल टाइप का वेन एनोमीटर लेते हैं। पेंसिल टाइप का वेन एनोमीटर लेने से क्या होता है कि हम लोग जो सील दिखाई दे रही है वहां पे वेन एनोमीटर लेते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा आ रही है, वापस कर रहा हूं 1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा आ रही है, तो आपका फॉल्स एयर है सिस्टम में,
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जितनी वेलोसिटी आ रही है उसके अक्रॉस एरिया लेना पड़ेगा। तो टोटल फ्लो आ गया A into V। अब इसको हम लोग डेंसिटी करेक्शन फैक्टर, जो एयर की डेंसिटी करेक्शन फैक्टर से निकाल लेंगे, उससे मास आ गया kg पर आवर। अब kg पर आवर को kg क्लिंकर से जो ना प्रोडक्शन हो उससे डिवाइड करके Cp डेल्टा टी, डेल्टा टी किसका लेंगे, टेम्परेचर किसका लेंगे हम लोग, पीटर आउटलेट का। तो उससे मेरा क्या आ जाएगा, हीट लॉस मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लीन इनलेट अचीव करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आखिरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मेरा, कि बाय मिनिमाइजिंग द लीकेजेस and certain modifications across the filter system, the plant get the benefit in terms of overall specific heat consumption by 20 kilocalorie per kg clinker। तो अब क्या है कि जो हम लोग मेनली जो हमारे प्लांट में ये मॉडिफिकेशंस किया हमने, तो हमको इतना बेनिफिट मिला है। तो अब क्लिंकर प्रोडक्शन दिया है, ग्राइंडिंग कॉस्ट दिया है, तो आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट कोल कंजप्शन निकालना है, कोल कंजप्शन विद इंप्रूव्ड थर्मल एफिशिएंसी एंड आल्सो कैलकुलेट द सेविंग इन रुपीस पर डे। तो ये आपका आज के लिए न्यूमेरिकल है, क्योंकि अगर आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो उसका मतलब आपको ये मॉड्यूल ढंग से समझ में आ गया। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट में दीजिएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।